यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो इसके अंदर एपिसोड विच ऑन कल्चर आर फाउंड टू बी इक्वल अल्ट्रासोनोग्राफी क्या बोलते हैं डियर, अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं, वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, ठीक है, इसमें डाई का यूज करके सिस्टोयूरेथ्रोग्राम देखते हैं। क्या पूछा कि मोस्ट कॉमन इनमें से कौन सी आर्टरी जो स्यूडो एंड यूजर में देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है अरोटा है, बी ऑप्शन है फीमोरल आर्टरी है, ओबेसिटी इंडेक्स, इस क्वेश्चन पूछा कि डब्ल्यूएच वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अकॉर्डिंग मार्कर किसका, ओबेसिटी का मार्कर कौन सा इंडेक्स देखने को मिलेगा? पीएमआई लो है, बॉडी मास इंडेक्स लो है, उसकी वजह से इसको बोलेंगे अंडरवेट। नॉर्मल है 18.5 से 24.9, ये क्या, ये आइडियल है, हर व्यक्ति का होता है। उसके बाद कुछ ओवरवेट है तो 25 से 29.0, ये क्या हाई, इसका मतलब इसका वेट हाई है, ओवरवेट है। अगर ओबेसिटी इसको बोलेंगे ओबेस हो चुका है तो 30 से मोर देन 30 है। गुलिबार सिंड्रोम क्या, गुलियन बार सिंड्रोम इज अ रेयर बट सीरियस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्या ऑटोइम्यून, क्या देखो इज अ रेयर बट सीरियस कॉम्प्लिकेशन, मतलब रेयर होता कम लेकिन जिसको हो गया उसको लपेटे में लेके रहेगा। नेक्स्ट डायग्नोसिस अब जैसे हो गया है उसको पता कैसे करेंगे, तो देखो मेडिकल एग्जामिनेशन है 12 से 28 डेज बिटवीन सिम्पटम्स ऑनसेट एंड नाडी रिसेंट इन्फेक्शन, ठीक है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। मतलब इन अ चाइल्ड विद अ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट इंट्राओसियस एक्सेस शुड बी अटेम्प्टेड इफ वेनस एक्सेस इज नॉट अवेलेबल विदिन। पहला सर्जन रिव्यूज व्हाट आर द क्रिटिकल या अनएक्सपेक्टेड स्टेप ऑपरेटिव ड्यूरेशन एंटीसिपेटेड ब्लड लॉस, मतलब दर्शन में बता कि इसमें कितना ब्लड लॉस हो सकता है। तब क्या करते हैं अपन कोड वाइट का यूज करते हैं। उसके बाद कोड पर्पल क्या है, होस्टेज टेकिंग, ठीक है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग वॉरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आपका दोस्त फिरोज खान वापस लेके हूँ आप सभी के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि कल का जो एमसीक्यू सेशन था वो आपके लिए ज़बरदस्त हुआ होगा। आज अपन स्टार्ट करते हैं वो बेहद एमसीक्यू जो हर बार पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करने वाले। तो साथियों जुड़ जाइए और जोड़ दीजिए हर उस विद्यार्थी को जिसका सपना है नर्सिंग अधिकारी बनना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन, बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट तक बने रहना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना, चारों ऑप्शन पढ़ना है, नहीं आता तो आपको हमसे जरूर पूछना। चलिए पहला ऑप्शन है कि क्वेश्चन है कि ए 2 year old मेल चाइल्ड प्रेजेंट विथ रिकरेंट यूटीआई एपिसोड्स विच एंड कल्चर आर फाउंड टू बी ई कोलाई, which of the following test is to be done to determine the etiology of the disease। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझ में है, एक 2 साल का बच्चा है, क्या है 2 साल का बच्चा कैसे है, प्रेजेंट विथ मतलब रिकरेंट का मतलब क्या था, बार बार, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। और पूछे इसका कारण क्या है यूटीआई का, अगर रिकरेंट है ना, अगर रिकरेंट यूटीआई का कारण क्या बच्चों के अंदर, तो क्या है ई कोलाई, ठीक है डियर, ई कोलाई। चलो इसमें पूछा कि यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो इसके अंदर एपिसोड विच ऑन कल्चर आर फाउंड टू बी ई कोलाई। अब क्या किया इसने, अपन ने यूरिन कल्चर लिया, कल्चर के अंदर क्या आया, उसमें ई कोलाई पॉजिटिव आया। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट टू बी डन टू डिटरमाइन द इटियोलॉजी ऑफ डिजीज, मतलब अब डिजीज का कारण क्या है, कैसे हुआ है, कौन सा है, उसको करने के लिए आप उसको कैसे डिटरमाइन करोगे। पहला ऑप्शन है यूएसजी, बी ऑप्शन है वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफ, सी ऑप्शन है रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी, डी ऑप्शन है यूरिन कल्चर। बताएगा पहला ऑप्शन है यूएसजी जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, क्या बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, क्या बोलते हैं डियर अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, ठीक है, इसमें डाई का यूज करके सिस्टोयूरेथ्रोग्राम देखते हैं। रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी या फिर यूरिन कल्चर। देखो बताइए, देखो इसमें पता है कि यूरिन कल्चर, ये आपने क्या कल्चर तो कर लिया, ये देखो कल्चर आर फाउंड, इसका मतलब कल्चर तो हमें करना ही नहीं है, कल्चर तो हो चुका है, समझ गए, कल्चर हो चुका है, इसका मतलब हम तीनों में से क्या, देखो कल्चर ऑफ फाउंड मतलब आपने कल्चर की रिपोर्ट ली, उसके बाद यूएसजी में अगर कोई डायग्राम देखना है, आपको डायग्राम देखना है या फिर कोई लीवर है, जो भी अपने जो इसके जो डायग्राम अगर देखना है, अपने जो एब्डोमेन का डायग्राम देखना है तो उसके लिए यूएसजी करेंगे। लेकिन अपन उसको ईटियोलॉजी ऑफ डिटरमाइन करना तो क्या करना पड़ेगा, तो अपने को वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वॉइडिंग, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी भी नहीं होगी तो इसमें वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम कैसे करेंगे। देखो ये होती है वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी, इसमें ए टेक्निक्स फॉर विजुअलाइज यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर ड्यूरिंग यूरिनेशन, मतलब आप जो बच्चे हो उसको यूरिनेशन करवाओगे, कैसे, किसके द्वारा, विजुअलाइज यूरेथ्रा मतलब जो यूरेथ्रा जहां से यूरिन आ रहा है एंड यूरिनरी जो ब्लैडर है ड्यूरिंग यूरिनेशन, उसको क्या करेंगे, एक डाई पिलाई जाती है, उसके द्वारा उसको क्या, उसको ग्राफी की जाती है। उसके बाद इट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ वेसाइकोयूरेट्रल रिफ्लक्स, किडनी रिफ्लक्स अमॉन्ग अदर, मतलब डिसऑर्डर किसमें, अगर किडनी का डिसऑर्डर है उसमें होता है। अब आपको पता है ई कोलाई बार बार, इसका कारण क्या हो सकता है, यहाँ मतलब जो ब्लडर है, ब्लड के अंदर यूरिन से रिफ्लक्स वापस जा रहा है किडनी में, उसकी वजह से हो सकता है तो बार बार जो इन्फेक्शन हो रहा है उसका कारण क्या है, तो अपन कैसे पता करेंगे, सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी, क्या है
सिस्टो यूरेथ्रोग्राम कह सकते हो, यूरेथ्रोग्राफी कह सकते हो, इसके द्वारा पता करेंगे। दैट्स क्लियर। वो भी वॉइडिंग, देखो इसमें अगर इसमें आता डायरेक्ट सिस्टो यूरेथ्रोग्राम में वॉइडिंग, तो इसमें वॉइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम किया जाता है। दैट्स क्लियर। इसका आंसर क्या होगा? बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व इन द स्यूडो एन्यूरिज्म। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि मोस्ट कॉमन इनमें से कौन सी आर्टरी है जो स्यूडो एन्यूरिज्म में देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है अरोटा है, बी ऑप्शन है फीमोरल आर्टरी है, सी है पॉपुलेटर आर्टरी, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। देखो स्यूडो एन्यूरिज्म होता क्या, उसके बारे में देखेंगे। देखो स्यूडो एन्यूरिज्म क्या होता है? सबसे पहले एन्यूरिज्म होता क्या है, सबसे पहले बीमारी क्या है, इसके बारे में तो पढ़ेंगे ना। अपन पढ़ रहे हैं एन्यूरिज्म है क्या, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एन एन्यूरिज्म इज द डिस्टेंडेड ऑफ एन आर्टरी ब्रोट बाय वीकनेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरी वॉल। क्या क्या बोला कि एन्यूरिज्म किसको किसका आर्टरी का डिस्टेंशन होना, ठीक है, एक बैलून के रूप में निकलना, किसकी वजह से? तो उसका डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरी वॉल। जो आर्टरी की वॉल है, तीन वॉल होती है, उसका बेलोइंग, उसका फूलना, उसका फटना, उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। दैट्स क्लियर। उसके बाद में एन एन्यूरिज्म इज ए बेलून लाइक, मैंने क्या बोला, गुच्छे के आकार का बेलून का बल्स आर्टरी का मतलब बाहर की तरफ निकलना, उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये टू टाइप्स का, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म, टू टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म है ना। कितने था, कितने प्रकार का? दो प्रकार का देखने को मिलता है। चलो देखते हैं कौन कौन सा। पहला है ट्रू, कौन सा है? ट्रू एन्यूरिज्म है ना। दूसरा कौन सा है? फॉल्स। दूसरा कौन सा है डियर? ठीक है, एन्यूरिज्म। देखो अगर आपको पूछे ट्रू का मतलब है कि, ठीक है, अगर पूछे ऑल वॉल ऑफ आर्टरी ना रप्चर्ड, मतलब अगर आर्टरी की पूरी वाल है, कितनी वाल? तीन वाल। कौन कौन से? ठीक है, तीन लेयर कौन से? ठीक है, 3 लेयर ऑफ आर्टरी, 3 लेयर ऑफ आर्टरी। कौन कौन सी? तो सबसे पहले इंटीमा ना, इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। मतलब एन्यूरिज्म तो क्या हुआ? बैलून लाइक बल्ज। अगर पूछे इसमें दो होता है, एक होता ट्रू, एक होता फॉल्स। मतलब अगर पूछे आर्टरी की तीनों वाल कौन से? ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। अगर ये तीनों वाल रप्चर है, मतलब हकीकत में तीनों वाल रप्चर हो चुकी है, उसको ट्रू एन्यूरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अगर आप पूछे कि फॉल्स क्या है, चलो देखते हैं फॉल्स क्या। ठीक है, नॉट ऑल लेयर रप्चर, मतलब क्या हुआ इसमें? सिर्फ क्या? एनी टू। ठीक है, अगर पूछे कोई भी इसमें से, देखो जैसे ट्यूनिक ऐसे आपको लग रहा है, ठीक है, वाल दिख रही है आपको 1 2 3, ठीक है, ये वाल है, ठीक है, ये अपने आर्टरी है। इसमें पूछे देखो ये ट्यूनिका क्या है? ये इंटीमा है, ये मीडिया है, ये एक्सटर्ना है। क्या है? एक्सटर्ना। अगर पूछे ये दोनों क्या हो चुकी है? रप्चर हो चुकी है। इन दोनों में रप्चर होने की वजह से अगर यहाँ पे हुआ है, मतलब ये जो एक्सटर्ना है वो क्या हो चुकी है? अभी भी ठीक है, अभी उसका कुछ भी नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको फॉल्स बोलेंगे। मतलब झूठा एन्यूरिज्म हुआ है। एन्यूरिज्म हुआ है, बैलून लाइक हुआ, लेकिन इसमें क्या हो चुका है? फॉल्स। मतलब इसमें जो एक्सटर्ना है, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना, वो क्या है? अभी भी ठीक है। इसका मतलब इसको बोलेंगे क्या? और नॉट ऑल, मतलब जो 3 लेयर अगर उसमें रप्चर है उसको तो बोलेंगे ट्रू। अगर एक रह गई उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे फॉल्स एन्यूरिज्म देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि ओरेटा, फिमोरल, पॉपुलेटरी। अब देखो नन ऑफ द बाउ नहीं है ना अरोटा है, ये बहुत मजबूत आर्टरी है। अगर इसमें पॉपुलेटर नहीं, इसमें क्या होता है? फिमोरल आर्टरी। क्या हो सकता है? फिमोरल आर्टरी। इसका आंसर, ठीक है, अगर पूछे इसका कारण क्या, तो क्या बोल सकते हो आप? बताओ क्या बोल सकते हो? इसका कारण क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू प्लेक। क्या हो चुका है? वहां पे प्लेक का फॉर्मेशन हो चुका है। किसकी वजह से? इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, क्या हो चुका है? इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। मतलब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा, उसकी वजह से प्लेक का फॉर्मेशन हुआ, उसमें एथेरोमा हो चुका आर्टरी, उसकी वजह से क्या हो चुका? एन्यूरिज्म जैसी कंडीशन देखने को
मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। और पूछो तो क्या वीकनेस हो चुका है, वीकनेस की वजह से कह सकते हो, मतलब जो आर्टरी है वो वीकनेस की वजह से या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या हो चुका है, उसमें एन्यूरिज्म देखने को मिले। इसका आंसर क्या होगा, बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, अकॉर्डिंग टू WHO मार्कर फॉर ओबेसिटी इंडेक्स इस क्वेश्चन पूछा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अकॉर्डिंग मार्कर पर किसका, ओबेसिटी का मार्कर कौन सा इंडेक्स देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है चांडलर इंडेक्स, बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है क्यूटलेट इंडेक्स है, सी है पर्ल इंडेक्स है, डी ऑप्शन है सुलिवान इंडेक्स। बताइए चांडलर इंडेक्स, क्यूटलेट इंडेक्स, पर्ल या फिर बताओ क्या हो सकता है। तो देखो इसमें आपको पता है चांडलर इंडेक्स का ओबेसिटी फॉर चाइल्ड, ओबेसिटी मेजर फॉर चाइल्ड। अगर आप चाइल्ड के अंदर क्या कर रहे हो, अगर चाइल्ड ना, अगर चाइल्ड के अंदर क्या करे ओबेसिटी मेजर कर रहे हो तो क्या होगा, इसमें चांडलर इंडेक्स है। पूछा ये क्या, ओबेसिटी इन एडल्ट, ओबेसिटी इन एडल्ट, एडल्ट है ना, बट नॉट स्पेसिफिक, मतलब एडल्ट में इससे पता तो करते हैं लेकिन ये कैसी स्पेसिफिक नहीं, इसका मतलब सुलिवान इंडेक्स होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या चांडलर, ये बच्चों के। अब देखो इन दोनों में से क्यूटलर या पर, देखो अपन पढ़ेंगे ये क्यूटलर इंडेक्स है, बीएमआई होता क्या है, बॉडी मास इंडेक्स होता क्या। तो सबसे पहले बीएमआई इन्वेंटेड बाय एडोल्फ क्यूटलर, मतलब इसी के नाम पे जो इंडेक्स रखा गया वो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स को रखा गया। ठीक है, बीएमआई किसके द्वारा, आपको मुझे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कई बार, नॉट स्टूडेंट पूछ रहे जो बीएमआई इन्वेंटेड है तो बॉडी मास इंडेक्स है किसके द्वारा इन्वेंटेड है, तो क्या बोलना आपको, एडोल्फ क्यूटलेट। ठीक है, और इसके नाम पे उसको जो क्यूटलेट इंडेक्स बोला। ठीक है, उसके बाद इस ऑल्सो नॉन एज, इसको क्यूटलेट बोलते हैं। इट इज ए मेजरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल वेट एंड हाइट। अगर आपको पूछे कि जो क्यूटलेट इंडेक्स है, बीएमआई इंडेक्स किस पे, तो हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग उसको मेजर किया जाता है। उसके बाद में इट डज नॉट मेजर द परसेंटेज ऑफ बॉडी फेट, मतलब जो बॉडी फेट है उसके अकॉर्डिंग कभी मेजर किया नहीं जाता है। इट इज ए टूल्स टू एस्टिमेट ए हेल्दी बॉडी वेट बेस्ड ऑन हाउ टाल इंडिविजुअल इज, मतलब इट आइडेंटिफाई द वेट प्रॉब्लम। मतलब अब इसमें पता करोगे बीएमआई के अकॉर्डिंग इंडेक्स आपका कितना वेट है, कितनी बीएमआई आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता है आपकी ओबेसिटी है, अंडर वेट है या फिर नॉर्मल। उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ बीएमआई वन कैन नो वेदर वन इज ऑफ अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट या इन द कैटेगरी ऑफ ओबेसिटी। अगर पूछे फॉर्मूला ऑफ बीएमआई तो कैसे करेंगे, बॉडी वेट कैसे करेंगे, दिखा बॉडी वेट है ना, और हाइट इंटू, मतलब अगर पूछे वेट कैसे, वेट इन केजी, किलोग्राम में वेट लेंगे, हाइट मीटर स्क्वायर किस में लेंगे, हाइट मीटर स्क्वायर में लिया जाता है। ये इसका फॉर्मूला है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिला। अब देखें बीएमआई वैल्यूज, इसमें पूछे थे आपको अंडरवेट कैसा है, नॉर्मल कैसा है, ओवरवेट कैसा है या फिर ओबेसिटी कैसी। चलो अपन देखते हैं कि नॉर्मल पूछे कि अंडरवेट, सबसे पहला क्या आएगा, अंडरवेट। अगर अंडरवेट है उसके बाद पूछे कि नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल बीएमआई कितनी होती है, उसके बाद पूछे कि ओवरवेट क्या बोलते हैं डियर, इसको बोलते हैं ओवरवेट। उसके बाद पूछे ओबेसिटी क्या बोलते हैं डियर, उसके बाद मैं आपको कलर कोडिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अंडरवेट पूछेंगे कितना, लेस देन 18.5, अगर 18.5 से कम है बीएमआई उसको बोलेंगे अंडरवेट। अगर पूछे 18.5 से 24.9 तो उसको क्या बोलेंगे, ये नॉर्मल बीएमआई है। उसके बाद पूछे 25.0 से 29.9 तो क्या बोलेंगे इसको, इसको ओवरवेट बोलेंगे। अगर पूछे मोर देन 30 है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ओबेसिटी में आ गया। समझ गए, चार वैल्यू। अगर अंडर वेट है लेस देन 18.5 पे, अगर 18.5 से 24.9 है इसको क्या बोलेंगे, ये नॉर्मल बीएमआई है। ठीक है, उसके बाद ओवरवेट तो 25.9 से कितना जाएगा आपको, 25 से 29.9 है उसको बोलेंगे ओवरवेट बोलेंगे। ओबेसिटी मोर देन 30 देखने को मिलेगा। अब इसको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग देखो, अगर बीएमआई के अकॉर्डिंग आपको कैसे देखना कलर कोडिंग, सबसे पहले अंडरवेट लेस देन 18.5 है इसको क्या बोलेंगे, लो, मतलब इसकी बीएमआई लो आई है, बॉडी मास इंडेक्स लो आया है उसकी वजह से इसको बोलेंगे अंडरवेट। नॉर्मल है 18.5 से 24.9, ये क्या, ये एक आइडियल है, हर व्यक्ति का होता है। उसके बाद पूछे ओवरवेट है तो 25 से
29.0 ये क्या हाई है, इसका मतलब इसका वेट हाई है, ओवरवेट है। अगर ओबेसिटी इसको बोलेंगे ओबेज हो चुका है तो 30 से मोर देन 30 है, 39.9 तक है, इसको बोलेंगे वेरी हाई है। और मोरबिडिटी पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, मोर देन 40, इसको बोलेंगे एक्सट्रीमली हाई। ये कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। एक तो पूछेंगे नॉर्मल कितना है, आप अंडरवेट कैसे बोलोगे, ओवरवेट कैसे बोलोगे, ओबेज कैसे बोलोगे। दैट्स क्लियर। चलो इसमें क्या होता है, कलर के अगर पूछे ग्रीन कलर है तो क्या बोलोगे, ये नॉर्मल है, क्या बोलेंगे इसको, ये नॉर्मल वेट है। क्या बोलेंगे डियर, ये नॉर्मल वेट देखने को मिले। ठीक है, कलर कोडिंग समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद एक क्या, एक पर्ल इंडेक्स, इसमें ऑप्शन है पर, देखो इसको बोलते हैं पर्ल इंडेक्स, ये भी समझा देता हूं ना। चलो, मेथड यूज टू इवेल्यूएट कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी, मतलब अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हो, है ना, नई नई शादी हुई है, आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हो, आपको पता ही नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पर्ल इंडेक्स है, पर्ल इंडेक्स में अगर जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी अगर पता करना तो क्या करेंगे, तो पर्ल इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले पूछा था पर्ल इंडेक्स से यूज करते हैं किसकी, एफिकेसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो कितना उपयोगी है, वास्तव में हमारे को यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो कौन बताएगा, पर्ल इंडेक्स। दूसरा बताता है लाइव टेबल एनालिसिस। इसमें पूछे पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेलियर पर 100 वुमेन ईयर्स ऑफ एक्सपोजर, कितना, पर 100 वुमेन ईयर। उसके बाद पूछे इसका फॉर्मूला है पर्ल इंडेक्स में टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, उसके बाद टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर इनटू 1200, मतलब 1200 क्या, ये 100 ईयर, कितना, 100 ईयर को आप काउंट करो तो 1200 देखने को मिलेगा, क्योंकि एक साल में कितना। ठीक है, चलो उसके बाद पूछे, उसके बाद कितना टोटल एक्सीडेंट, मतलब अगर आपने किसी को 100 जनों को दिया, 100 जनों फीमेल्स को कुछ भी दिया, उसके बाद अगर पूछे कि टोटल उसमें से 6 जनों ने क्या क्या कंसीव कर लिया, वो तो आएगा टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। उसके बाद टोटल मंथ, मतलब कितने महीने तक आपने यूज किया, और 1200 क्या है, 1200 क्या है, ये उससे आपको इंटू करना होगा। ठीक है, इसका मतलब पता चलेगा आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वास्तव में अच्छा काम का है या नहीं। ठीक है, अब इसमें आपको कई पूछे थे अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हो तो अगर नो मेथड है, कुछ भी मेथड यूज नहीं कर, तो 80% क्या है आपका एफिकेसी क्या खत्म हो सकती है। 80% क्या है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर को बताएगा। उसके बाद पूछे अगर मेल कंडोम है तो उसकी पर्ल इंडेक्स कितना है, 2 से 14% है, फीमेल कंडोम से 5 से 21% है। आईयूडी जो इंट्रा यूट्राइन है ना, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, उसमें 0.1 से 0.5 है। ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में तो 0.1 से 0.9% है। और सेंट क्रोम में जो सहेली की नाम से पिल्स आती है उसमें 1.83 से 2.84 इसकी पर्ल इंडेक्स। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कई बार, नॉट सेट में इसका क्वेश्चन आ रखा है आईयूडी का और ओसीपी का, मुझे भी देखने को मिला था और आपको भी ये एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। दैट्स क्लियर। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, है ना, बहुत सारा पढ़ लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो चांडलर इंडेक्स होगा नहीं, क्यों, किसके लिए, बच्चों के लिए चांडलर इंडेक्स यूज करते हैं। ये करता है सुलिवान ओबेसिटी एडल्ट में, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। हमारा WHO तो स्पेसिफिक मानेगा। पर्ल इंडेक्स किसके लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर या कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी, एफिकेसी के बारे में बताएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है, यस क्या होगा, क्यूटलेट इंडेक्स देखने को मिलेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए डियर, ये आ चुका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मिलर फिशर सिंड्रोम ट्राइड, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ऐसा कौन सा करेक्ट, ट्राइड मतलब 3 चीजें मिलर फिशर सिंड्रोम में देखने को मिलेगी। पहला ऑप्शन है ग्लोबल कंफ्यूजन और रिफ्लेक्सिया अटेक्सिया है क्या, बी ऑप्शन है ऑप्थेल्मोप्लेजिया अटेक्सिया और रिफ्लेक्सिया है क्या, सी ऑप्शन है ऑप्थेल्मोप्लेजिया और रिफ्लेक्सिया अफेजिया है क्या, डी ऑप्शन है ग्लोबल कंफ्यूजन और रिफ्लेक्सिया अफेजिया। बताइए क्या है मिलर फिशर सिंड्रोम, क्या ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ जीबीएस, किसका, कॉम्प्लिकेशन कह सकते हो, या रेयर कॉम्प्लिकेशन किसका है, गुलियन बारी सिंड्रोम है ना, गुलियन जो बार सिंड्रोम होता है जिसमें क्या होता है पेरिफेरल नर्वस, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है डैमेज देखने को मिलता है। तो उसका पूछे कि ये जो मिलर फिशर सिंड्रोम है, आपको पूछे क्या, तो ये किसका कॉम्प्लिकेशन, तो क्या बोलोगे जीबीएस का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। अपन देखेंगे जीबीएस है क्या,
उसके बाद अपन पढ़ेंगे मिलर फिशर सिंड्रोम में क्या होता है। ठीक है, चलिए गुली बार सिंड्रोम क्या, गुलियन बार सिंड्रोम्स इज ए रेयर बट सीरियस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या है, ऑटोइम्यून, क्या देखो इज ए रेयर है बट सीरियस कॉम्प्लिकेशन, मतलब रेयर होता कम लेकिन जिसको हो गया उसको लपेटे में लेके रहेगा। दैट्स क्लियर। ये किसका है, तो क्या बोलना है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल। तो आपको क्या बोलना है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या है, ये जीबीएस सिंड्रोम देखने को मिलेगा। दिस सिस्टम इंक्लूड द नर्वस outside the brain and spinal cord which control muscle movement and transmit sensory information। अब देखो ये क्यों नहीं है, आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्यों नहीं है, बताओ क्यों नहीं है पता आपको, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसलिए बोला हम तो लपेटे में आएंगे नहीं। क्यों, जीबीएस कैसा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो मूवमेंट की नर्व है, जो एक से दूसरे को क्या करे, नर्व का ट्रांसमिशन होता है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वहां तक नहीं पहुंचेगी। ये किसका काम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको डैमेज करता है। दैट्स क्लियर। चलिए आगे। अब देखो आपको अच्छे समझ, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक आपको क्या करना है, इस स्लाइड को देखना है, वास्तव में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, दैट्स क्लियर। ये किसका अगर पूछे, जो मिलर फिशर किसका है, तो कॉम्प्लिकेशन किसका हो गया डियर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ जीबीएस। ठीक है, गुलियन-बारे सिंड्रोम का क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। देखो इसमें क्या होता है, देखो रेयर वेरिएंट ऑफ गुलियन-बारे सिंड्रोम, गुलियन-बारे सिंड्रोम, ठीक है, इम्यून मेडिएटेड पॉलीन्यूरोपैथी होती है, डिसफंक्शन डिसऑर्डर ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो पेरिफेरल नर्वस है वो डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से क्या, हमारे जो सेंसेशन है वो खत्म हो जाते हैं। दैट्स क्लियर। उसके बाद पूछे कारण क्या है, मतलब हो क्यों रही है, तो इम्यून मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस, उसकी वजह से देखो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद में टीएनएफ अल्फा एंटागोनिस्ट स्ट्रेप्टोकाइन, ये पूछा गया है, पूछा कि जो आपके मिलर फिशर सिंड्रोम है उसमें क्या होता है, तो आपको बोलना टीएनएफ अल्फा एंटागोनिस्ट एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या होता है, इसका कारण देखने को मिलता है। उसके बाद में हेरोइन हो सकता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, अगर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है उसकी वजह से हो सकता है, सर्जरी या फिर बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया है उसकी वजह से हो सकता है, ये सब कारण है। इसमें एक क्वेश्चन आता है एक्सेप्ट, समझ लो ना, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सपेक्ट, एक होता है नॉट, समझ लो ये भी है ना। चलो देखो अगर पूछे एक्सेप्ट, क्वेश्चन में आता है एक्सेप्ट मतलब चारों ऑप्शन क्या है, देखो एक्सेप्ट जैसे ABCD आती है ना, 1 ABCD, देखो अगर पूछे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या है बता आपको, ये भी सही ये भी सही, लेकिन एक जो गलत होगा उसको बोलेंगे एक्सेप्ट, इनमें से एक गलत है। एक्सपेक्ट मतलब क्या है, ये चारों तो गलत है, एक सही होता है चारों में से, उसको बोलते हैं एक्सपेक्ट। नॉट का मतलब ही क्या है, ये सेम है कि देखो तीनों से ये एक गलत होगा। दैट्स क्लियर। ये भी कभी कभार आता है कि इनमें से कौन सा कोज नहीं है या फिर कौन सा कोज है, एक्सपेक्ट। दैट्स क्लियर। उसके बाद में इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन की वजह से या ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से क्या होता है, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। उसके बाद में पूछा साइन एंड सिम्पटम, ये रहा ट्राइड, जो क्वेश्चन ने पूछा ट्राइड यही है, क्या है, अटैक्सिया, अटैक्सिया कह सकते हो, अरिफ्लेक्सिया, ठीक है, ए ओ है ना, अरिफ्लेक्सिया। उसके बाद कौन सा है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, क्या है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ठीक है, डबल ए और ओ, ये इसका क्या मिनोमिक, डबल ए ओ है ना, ये इसका मिनोमिक। अटैक्सिया हुआ सबसे पहले, दूसरा होगा अरिफ्लेक्सिया होगा, और ऑप्थेल्मोप्लेजिया किसमें होता है, ये इस मिलर फिशर सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पिक्चर डायग्नोसिस, अब जैसे हो गया है उसको पता कैसे करेंगे, तो देखो मेडिकल एग्जामिनेशन है, 12 से 28 डेज बिटवीन सिम्टम्स ऑनसेट एंड नाडी रिसेंट इन्फेक्शन, ठीक है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब आपको लगेगा कि वास्तव में कई कंडीशन है तो इसमें बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन है। फिजिकल असेसमेंट क्या करें, रिफ्लेक्स असेसमेंट करेंगे, क्रेनियल नर्व का रेस्पॉन्स करेंगे, सेंसेशन एंड वाइटल साइन मतलब उसके वाइटल साइन लेंगे, उसके बाद सेंसेशन मतलब उसको गर्म का ठंडे का पता कर होता है या नहीं होता उसको पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद में लैब एंड डायग्नोस्टिक में लंबार पंक्चर शोइंग नॉर्मल सेल काउंट बट इंक्रीज प्रोटीन लेवल इन CSF, यहां से क्वेश्चन बनना 5 स्टार क्वेश्चन है, जितने स्टार लगाना लगा लो। यहां से पूछेंगे कि अगर पूछे आपको डायग्नोस्टिक करना तो क्या करेंगे, लंबार पंक्चर आप डायग्नोसिस कर रहे हो उसके अंदर क्या होता है, तो आपको बोला कि जो प्रोटीन का लेवल है CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर प्रोटीन का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये कई बार पूछा गया नोट्स में और वापस भी पूछ सकते हैं,
इसलिए बोले तो क्या करते हैं, अपन एलपी लंबर पंक्चर किया, उसके अंदर क्या हुआ, तो सीएसएफ जो अपने सैंपल भेजा था उसमें इंक्रीज प्रोटीन देखने को मिला। दैट्स क्लियर। चलो, और इसमें क्या होता है, जो सेल की काउंट, जो कोशिका का जो काउंट है वो नॉर्मल देखने को मिलेंगे। उसके बाद ईएमजी इलेक्ट्रोमाइलोग्राम शोविंग एबनॉर्मल नर्व कंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी लिख लो ना, इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी किसमें करते हैं, वो भी इसके लिए करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें नर्व कंडक्शन, क्योंकि पेरिफेरल नर्व डैमेज हो चुकी है, इसमें नर्व कंडक्शन खराब हो चुका है। उसके बाद पूछे ब्राइटन क्राइटेरिया क्या, तो बाइल, देखो ये ब्राइटनॉन है ना, ब्राइटन क्राइटेरिया में बाइलेटरल लिम्ब वीकनेस, दोनों साइड में क्या होगा, लिम्ब का वीकनेस है। डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। एसोसिएटेड टाइम कोर्स ईएमजी रिजल्ट होगा। लैक ऑफ अल्ट्रेशन, ये सब क्या है, ये ब्राइटन क्राइटेरिया में देखने को मिल सकता है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछ सका है कि इनमें से कौन सा है कौन सा, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट, मतलब सब कुछ हो चुका है तो अब क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें पेन का कंट्रोल करना है, क्योंकि उसकी पेरिफेरल नर्व डैमेज है, पेन का कंट्रोल करना है। फिजिकल रिहेबिलिटेशन देना है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सपोर्ट, क्योंकि जीबीएस हुआ है, इसका मतलब वो धीरे 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 हमारे रेस्पिरेटरी फेलियर से आ सकता है, इसलिए उसको क्या करना है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट भी देना है। उसके बाद में आईवी इम्यूनोग्लोबिन, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज है, इसको उसको इम्यूनोग्लोबिन देना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। चले आगे। ये था किसका, मिलर फिशर सिंड्रोम के बारे। अब इसका आंसर धड़ल्ले से दीजिए, बताइए, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा रखा। इससे बार आपको इस मिलर फिशर सिंड्रोम में देखने को नहीं मिला। अब देखो, ग्लोबल कंफ्यूजन है क्या, और रिफ्लेक्सिया अटेक्सिया था क्या, बताओ। देखो, ग्लोबल कंफ्यूजन हमने नहीं पढ़ा, ये दो तो थे, समझ गए। देखो, एक ये भी ट्रिक है इनमें, देखो आपने ये नहीं पढ़ा, ये गलत है। अब दो में से ऑफ्थेल्मो था, ये भी था, अटेक्सिया था और रिफ्लेक्सिया था। अब क्या नहीं था, अफेजिया जैसी कंडीशन हमने देखने को नहीं मिली। इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, बी होगा। क्या होगा, ऑप्थेल्मोप्लेजिया होगा, अटेक्सिया होगा और रिफ्लेक्सिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए चाइल्ड विथ ए कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट इंट्राओसियस एक्सेस शुड बी अटेम्प्टेड इफ वीनस एक्सेस इज नॉट अवेलेबल विद इन। बताइए क्वेश्चन ने क्या पूछा, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ने पूछा, एक बच्चा है जिसका कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो चुका है, क्या हो चुका है, जो उसका कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो चुका है, इंट्राओसियस मतलब हड्डी के अंदर जो क्या कर एक्सेस, कब, शुड बी अटेम्प्ट, मतलब अब आप क्या कर रहे हो, कब तक जो वीनस का जो आईवी इंट्रावीनस जो भी आप देना चाह रहे थे, अब कब तक आप वेट करोगे उसको इंट्राओसिस देने के लिए। क्वेश्चन ने क्या पूछा, एक्सेस शुड बी अटेम्प्ट इफ वीनस, मतलब आप वीनस एक्सेस जो ढूंढ रहे, सब जगह आपने ढूंढ लिया, अब आपको नहीं मिला, कितने टाइम तक वेट करना है कि आपको इंट्राओसिस डालना है। पहला ऑप्शन है कि 1 मिनट के आप अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद देखोगे 2 मिनट्स, 3 मिनट या 5 मिनट, बताइए क्या हो सकता है। इंट्राओसिस, इंट्राओसिस क्या होती है, एक निडल होती है। अगर आपको आईवी जो भी आप देना चाह रहे, इंट्रावीनस फ्लूइड देना चाह रहे थे, जो शौक का बच्चा जो भी आ गया उसको कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट है, अब उसको आईवी एक्सेस नहीं मिल रहा, क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, इंट्राओसिस पे जाना होता है, ठीक है। इंट्राओसिस क्या होती है, देखो इंट्राओसिस दिख रहा है आपको, ये क्या बैटरी ऑपरेटेड ड्राइवर होता है, ठीक है। इसमें ये क्या, ये एडल्ट कैथेटर है, ये पीडियाट्रिक कैथेटर है, ठीक है। ये कैसा कलर है पता आपको, पर्पल कलर है। अगर आपको पूछे ये कैसी, अगर आपको पूछे इंट्राओसिस निडल में, तो पर्पल कलर किसका, बच्चों का होता है, और ये येलो कलर किसका, एडल्ट कैथेटर होता है, ठीक है। उसके बाद में ये आईवी ट्यूबिंग होता है एक्सटेंशन के लिए, स्टेरॉइड ड्रेसिंग देखने को मिलेगा। अगर आपको पूछे ये सब क्या है, ये इंट्राओसिस निडल का, ठीक है, इंट्राओसिस है ना, इंट्राओसिस जो इक्विपमेंट है ये सब इसमें क्या हुआ, देखो ये निडल है, ये ड्राइवर है, ये ड्रेसिंग है, ये एक्सटेंशन लाइन है, ये क्या है, सिरिंज देखने को मिलेगी। देखो जब भी ऐसी कंडीशन होती है आपको क्या करना है, देखो 1 मिनट तो क्या सबसे कम है, तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा, 5 मिनट 3 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है, उसको सीपीआर हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, घर वाले आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, समझ गए। इसलिए आपको क्या करना है, आपको 2 मिनट क्या करना है, 2 मिनट तक रुकना है। 2 मिनट आपने आईवी पुश कर, जो भी आपने एक्सेस कर लिया, आपको क्या करना है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, इंट्राओसिस निडल डाल के उसका जो भी आईवी एक्सेस क्या करना है, स्टार्ट करना है। दैट्स क्लियर। आईवी जाएगा नहीं, अब इसको इंट्राओसिस देकर उसको फ्लूइड देना है, कुछ भी करना है, एडिया देना है, जो भी देना है, आप किससे दोगे, इंट्राओसिस। 2 मिनट आपको वेट किया, आपको नहीं हो, क्योंकि इमरजेंसी में इतना टाइम मिलता है ना, हम तो इमरजेंसी रेगुलर काम करते हैं। 2 मिनट में आपको जो भी करना है सोच लो, आपने जहां निडल लगानी लगा लो, अगर नहीं लग रही है तो आपको इंट्राओसिस काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर।
हाउ मेनी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट शीट टू सो, बताइए, है ना। यस, क्वेश्चन पढ़ो। दो बूंद जिंदगी के ना। यस, अब देखो, हाउ मेनी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट सीटोसो। सीटो क्या है? साइन इन, टाइम आउट, और उसके बाद क्या है? साइन आउट। सीटोसो क्या है ना, इसको समझना पड़ेगा। साइन आउट है ना, SITO, उसके बाद SO, मतलब साइन इन, साइन इन कंडीशन है, उसके बाद में टाइम आउट, और उसके बाद में क्या है? साइन आउट। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म, ठीक है। साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट, ठीक है। सीटोसो के अंदर WHO की जो सर्जिकल चेकलिस्ट आती है उसके अंदर कितने आपको इंक्लूडेड किए? पहला ऑप्शन है 18 आइटम है, 19 आइटम है, 20 आइटम या 13 आइटम, ठीक है। अपन अच्छे से पढ़ेंगे। SI क्या है, TO क्या, SO क्या, मतलब साइन इन क्या है, टाइम आउट क्या है और साइन आउट क्या, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, पहला लिखिए साइन इन। मतलब साइन इन क्या होता है, अच्छे से लास्ट तक बने रहना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलो ठीक है। पेशेंट है, देखो सबसे पहला क्या है? पेशेंट हैज कन्फर्म, मतलब ये किसके लिए काम आता है पता आपको? सर्जिकल सेफ्टी किसके लिए? अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन, किसका? अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना है तो उससे पहले सीटोसो आपको ध्यान रखना होता है। देखो साइन इन के अंदर पेशेंट हैंड कन्फर्म, सबसे पहले आइडेंटिटी, मतलब जब आप जाते हो तो आपके अंदर क्या होना पता आपको? जब पेशेंट लेके जाते हो साथ में तो उसका ID बैंड होना चाहिए, मतलब वास्तव में वही पेशेंट है, उसका पेशेंट है, उसका पेशेंट का नेम है, एज है, सेक्स है, आपको ध्यान होना। तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिटी पता करेंगे, उसके बाद साइट, मतलब कौन सी साइड, लेफ्ट में है, राइट है, सर्जिकल साइट कौन सी वो पता होना चाहिए, प्रोसीजर कौन सा है वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद में कंसेंट लेने होना चाहिए, वास्तव में कि उनको आपको देखना है कि उसको सर्जरी करने जा रहे, वास्तव में घर वालों का उन्हें राय तो है कि आप दे सकते हो कंसेंट, मतलब कंसेंट देखने को उसने वास्तव बताया कि आप ऑपरेशन कर सकते हो। दैट्स क्लियर। पहला क्या हो गया? पेशेंट हैज कन्फर्म्ड, मतलब ये आपको चारों ऑप्शन पता होना चाहिए, आइडेंटिटी, साइट, प्रोसीजर और कंसेंट। दूसरा क्या? साइट मार्क्ड या नॉट एप्लीकेबल, मतलब आपको पता करना वास्तव साइट मार्क करना चाहिए, नॉट, ये भी पता होना चाहिए। तीसरा है कि एनेस्थीसिया, क्या? एनेस्थीसिया सेफ्टी चेक कंप्लीट, मतलब जो प्री ऑफ फॉलो हो रखा नहीं हो रखा। उसके बाद में 4 क्या है? पल्स ऑक्सीमीटर ऑन पेशेंट एंड फंक्शनिंग, ठीक है। क्या करना? पल्स ऑक्सीमीटर देखना। अब 5वां कौन सा है? डज ए पेशेंट हैव, मतलब अगर कोई एलर्जी है तो इस पे, नहीं है तो नो करोगे, अगर यस है तो इस पे करोगे, ठीक है। जैसे इसको कुछ एलर्जी है, नहीं है तो नो, ये करना, नो मतलब इसको एलर्जी नहीं। उसके बाद में डिफिकल्टी एयरवे एस्पिरेशन, मतलब आपको लगता है कि इस पेशेंट को जैसे ऑपरेशन करेंगे उसमें रिस्क हो सकता है, तो क्या करना आपको? अगर नहीं है तो नो करना है तो यस करना है। एंड इक्विपमेंट, मतलब देखो इसमें नहीं है तब तो आपको टिक करके छोड़ दिया, लेकिन अगर रिस्क है तो क्या करना आपको पता है? क्योंकि डिफिकल्टी एयर, देखो उसके बाद देखो डिफिकल्टी एयरवे एस्पिरेशन रिस्क अगर है तो क्या करना है? इक्विपमेंट असिस्टेड अवेलेबल, मतलब आपको लगना चाहिए असिस्टेंट, मतलब जो इक्विपमेंट है, जो इंट्यूबेशन करना है उसका पूरा जो काम है उसको असिस्टेंट होना चाहिए, समझ गए। क्योंकि अगर ऑपरेशन के दौरान अगर उसको कुछ हुआ तो क्या हो सकता है? सडन अरेस्ट हो सकता है, बहुत सारी समस्या हो सकती है, इसलिए सबके आपको पता होना चाहिए कि ये रिस्क है। क्योंकि जो PSC होता है, जो प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है, उसको देखना हो तो वास्तव में इसको कोई एस्पिरेशन की या फिर रेस्पिरेशन की रिस्क तो नहीं है। दैट्स क्लियर। उसके बाद में रिस्क ऑफ मोर देन 500 ml ब्लड लॉस मोर देन 7 ml पर केजी इन चिल्ड्रन के देखना होता है, यस या नो, तो ये कंडीशन देखने को अगर है तो क्या करोगे? अरेंज करवाना है। अगर आपको ऐसा लगता है PSC में उन्होंने लिखा कि 4 PRBC अरेंज, तो अरेंज करवा के फिर भेजना। दैट्स क्लियर। ये किसके बारे में था? ये 1 2 3 4 5। अगर आपको पूछे साइन इन के अंदर, ठीक है, लिख लेना। अगर पूछे साइन इन के अंदर कितने कंपोनेंट, तो क्या लिखोगे? 7 कंपोनेंट देखने को। अब क्या होगा? टाइम आउट। देखो अगर पूछे साइन इन कब होता है तो क्या देखो मैंने लिखा है, पढ़ा आपने? देखो बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया देने से पहले क्या होता है, तो क्या बोलना आपको? साइन इन देखने को मिलेगा। दैट्स। उसके बाद में बिफोर स्किन इंसिजन, मतलब आपको इंसिजन लगा रहे हो उससे पहले पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं टाइम आउट। देखो 8 नंबर है, कन्फर्म ऑल टीम्स मेंबर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्फ बाय नेम एंड रोल, मतलब जो टीम है, जितनी भी आपकी टीम है, आप सबका नाम पता होना चाहिए, आपका क्या रोल्स है,
एक गोज लाएगा, एक इक्विपमेंट लाएगा, एक क्या लाएगा, एक असिस्ट करेगा, जो सब कुछ उसका नाम प्रॉपर पता होना चाहिए और उसका रोल क्या है वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद पूछे सर्जन 9 नंबर, सर्जन एनेस्थेसिया प्रोफेशनल एंड नर्स वर्बली कंफर्म करना है पेशेंट की, पेशेंट वास्तव हकीकत उन्होंने लाया नहीं लाया। उसके बाद पूछे साइट हकीकत में वही है क्या, और प्रोसीजर भी कौन सा है। उसके बाद एंटीसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट्स क्या क्या हो सकता है। देखो पहला है सर्जन रिव्यूज व्हाट आर द क्रिटिकल या अनएक्सपेक्टेड स्टेप, ऑपरेटिव ड्यूरेशन, एंटीसिपेटेड ब्लड लॉस, मतलब 10वां नंबर बता कि इसमें कितना ब्लड लॉस हो सकता है, ये किसको, ये सर्जन को पता होना चाहिए। उसके बाद पूछे एनेस्थेसिया टीम रिव्यू क्या करेगी, आर देयर एनी पेशेंट स्पेसिफिक कंसर्न है क्या, कोई उसको कोई समस्या तो नहीं है। उसके बाद है नर्सिंग टीम रिव्यूज हैज स्टेरिलिटी इंक्लूडिंग इंडिकेटर रिजल्ट बीन कंफर्म्ड, आर देयर इक्विपमेंट इश्यूज या एनी कंसर्न तो नहीं, कोई इक्विपमेंट खराब तो नहीं है, ये सब कौन बताएगा, ये आपको नर्सिंग स्टाफ को बताना। उसके बाद पूछे हेज 30 नंबर क्या, हेज एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस बीन गिवन विद द लास्ट 60 मिनट, अगर है तो यस, नहीं है तो नॉट। ऊपर इस असेंशियल इमेजिन डिस्प्लेड है तो अगर तो भी क्या डिस्प्ले, मतलब अगर आपने एमआरआई करवाई, आपने एक्सरे करवाया, आपने सीटी स्कैन कराई तो आपको डिस्प्ले पे सामने होना चाहिए। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट है साइन आउट, लास्ट में पूछे साइन, इसमें कितने थे बताओ, इसमें कितने थे, अगर पूछे इसमें टाइम आउट, टाइम आउट में कितने कंपोनेंट तो क्या बोलोगे 7, तो 7 और 7 कितने हो गए 14। चलिए 5 अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। साइन आउट ये नेक्स्ट आ गया ना, नर्स वर्बली कन्फर्म्स विद द टीम। उसके बाद द नेम ऑफ द प्रोसीजर रिकॉर्डेड, मतलब आपको जो आप प्रोसीजर करने वाले हो वो रिकॉर्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद में दैट इंस्ट्रूमेंट स्पंज एंड निडल्स काउंट, मतलब जो आपने प्रोसीजर किया इसमें क्या हुआ, साइन अ टाइम, मतलब साइन आउट, मतलब आप पेशेंट को ऑपरेशन से क्या बाहर भेजने वाले हो, ठीक है। देखो इसमें क्या बिफोर पेशेंट लिविंग ऑपरेटिंग, अब क्या होगा पेशेंट सीधा बाहर जाएगा, इसलिए आपने जो किया था, जो मार्किंग की थी, जो प्रोसीजर किया था, हकीकत में वही तो प्रोसीजर हुआ, वो पता करना, ठीक है। उसके बाद मुझे दैट इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपने कितने स्पंज लिए थे, निडल काउंट करनी, आर करेक्ट या नॉट, मतलब आपने 10 निडल ली, 10 गोज लिए, वो सब आपको पता होना चाहिए। कितनी अपने सीट ली थी, जितनी सीट अपन पहले लेते हैं ट्रांसफर इन में, उस पर जो साइन, जो ट्रांसफर इन में लेते हैं है ना साइन इन में, वो भी आपके पास साइन आउट में होनी चाहिए। उसके बाद में हाउ द स्पेसिमेन इज लेबल्ड इंक्लूडिंग पेशेंट, मतलब स्पेसिमेन मतलब अगर कोई भी आपको, जैसे आपने स्टोन निकाला तो उसमें स्पेसिमेन होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, किसके अंदर ले जाना वो भी होना चाहिए, ये सब कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाद पूछे वेदर देयर आर एनी इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स टू बी एड्रेस, अगर आपको ऐसा लगा है कि वास्तव में हम ऑपरेशन कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन खराब हुई तो वो भी आपको इसमें लिखना चाहिए। सर्जन एनेस्थेसिया प्रोफेशनल एंड नर्स रिव्यू द की कंसर्न फॉर रिकवरी एंड द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। ये क्या थे, कितने हो गए, ये आपको साइन आउट कितने 5, तो कितने हो गए 7, 7 और 5 टोटल कितने हो गए 19, ठीक है। ये कंडीशन किसमें थी, तो अब आप इसका आंसर दीजिए, है ना, बताइए अब इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, कितने आइटम है बताओ, 18 है क्या, 19 है क्या, 20 है, या फिर देखो 30 आइटम नहीं है ना, 20 है ना 18, तो कितने आइटम है, तो 19 आइटम देखने को मिलेंगे। इसका आंसर क्या होगा, बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलिए डियर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना आपको ना, यस बताइए डियर। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज एसोसिएटेड विद कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी। क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज एसोसिएटेड विद कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग मेडिकल, मतलब अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई है उसमें क्या हुआ, अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ तो कौन सा कलर कोड आप यूज करोगे। पहला ऑप्शन है कोड पिंक, है ना, कोड पिंक है क्या, सॉरी कोड ब्लू, कोड पिंक, कोड ब्लैक या कोड रेड। ये रेड, ये जो जितने भी कोड है ये आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा डियर, है ना। जितने मैं कोड अभी पढ़ा रहा हूं आप अच्छे से लिख लेना, क्योंकि एग्जाम के दौरान ये चीजें आपके काम आने वाली। दैट्स क्लियर। चलिए अब देखो इमरजेंसी कलर कोड है, सबसे पहला कोड ग्रीन, ग्रीन कलर लिख लो। इवैक्यूएशन या प्रिकॉशन के लिए कोड ग्रीन स्टेट पूछे तो इवैक्यूएशन क्राइसिस में काम आता है, ठीक है। उसके बाद पूछे, ठीक है, कोड इवैक्यूएशन का मतलब बाहर की तरफ, मतलब कोई कंडीशन होगी तो आपको बाहर की तरफ जाना है, इसकी कंडीशन में क्या हो उसको बोले कोड ग्रीन, ठीक है। उसके बाद है कोड येलो, मिसिंग पर्सन, अगर हॉस्पिटल में कोई पर्सन मिसिंग हो चुका है तो उसको बोलेंगे कोड येलो। अगर पूछे कोड अंबर, मिसिंग चाइल्ड या चाइल्ड अबडक्शन, मतलब अगर पूछे, देखो इसमें दो कंडीशन, अगर सिर्फ आता है कि
कोड येलो, तो उसमें क्या जो एडल्ट पर्सन है वो क्या उसका मिसिंग हो चुका है। अगर पूछे उसमें कोड अंबर है, मतलब कौन सा अंबर का कोड है, तो उसको क्या बोलेंगे, चाइल्ड को एबडक्ट हो चुका है, चाइल्ड एबडक्शन है या फिर मिसिंग चाइल्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद है कोड ऑरेंज है तो डिजास्टर हो चुका है, कोड ऑरेंज CBRN तो CBRN डिजास्टर, ठीक है। चलो उसके बाद में कोड रेड, ये क्या फायर, आग का निशानी है ना, आग, ठीक है, कोड रेड आग है। उसके बाद कोड वाइट है तो वायलेंट है बिहेवियर, मतलब आपको लगता है कोई ऐसी स्थिति है। कोड वाइट कब लगाएंगे, मतलब ऐसी कोई कंडीशन जैसे किसी का बिहेवियर है या फिर कोई अपने ऊपर क्या जैसे कुछ कंडीशन हो जाती है इमरजेंसी में, हम तो देखते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, अपन कोड वाइट का यूज करते हैं। उसके बाद कोड पर्पल क्या है, होस्टेज टेकिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, कोड ब्राउन, ये क्या, इन फैसिलिटी हेजार्डिस स्पिल, मतलब अगर कोई आपको लगता है कि जो खतरनाक कोई स्पिलेज हो चुका है, ऐसे जो चीज जो केमिकल जो गिर चुका है, तो उसको बोलेंगे क्या देंगे अपन, कोड ब्राउन देंगे। कोड सिल्वर देंगे, पर्सन विथ ए वेपन, मतलब कोई वेपन के साथ कोई पिस्तौल के साथ आ गया है, आपको डरा रहा धमका रहा, उसको बोलेंगे कोड कौन सा देंगे, कोड सिल्वर। कोड ब्लैक, बॉम्ब थ्रेड या फिर सस्पिशियस ऑब्जेक्ट ऐसा मिल गया या फिर बॉम्ब थ्रेड होने वाला, तो क्या देंगे उसको, कोड ब्लैक। कोड ग्रे किसको देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस या फिर फेलियर हो चुका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर कोड ग्रे बटन डाउन तो एक्सटर्नल ऑल इंक्लूड। उसके बाद में कोड ब्लू है कार्डियक अरेस्ट, यही क्वेश्चन ने पूछा कार्डियक अरेस्ट का, मेडिकल इमरजेंसी एडियल में देखने को मिल। देखो इसमें दो चीजें, अगर पूछे एडल्ट का, अगर कुछ भी नहीं पूछे कार्डियक अरेस्ट हो चुका है तो क्या दोगे, कोड ब्लू देना। अगर पूछे कि कोड पिंक है, किसमें देंगे, कार्डियक अरेस्ट किसमें, देखो अगर पूछे मेडिकल इमरजेंसी, अगर चाइल्ड का पूछे इन्फेंट का पूछे तो कोड पिंक देना है। देखो चाइल्ड का है इन्फेंट क्या दोगे, कोड पिंक देना है। अगर पूछे कोड ब्लू किसमें देंगे, अगर एडल्ट पर्सन में क्या हो चुका है, कार्डियक अरेस्ट देखने को मिले तो। दैट्स क्लियर। चले अपने क्वेश्चन के ऊपर, चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो देखो कोड ब्लू, कोड पिंक किसमें देंगे, चाइल्ड है ना, अगर चाइल्ड का होता है कार्डियक अरेस्ट होता है तो इसका आंसर ये जाएगा, लेकिन ये तो है नहीं। कोड ब्लैक किसमें देंगे बताओ, बॉम्ब ब्लैक किसमें, बॉम्ब थ्रेड, ठीक है बताओ। और कोड रेड किसमें देंगे, लाल क्या होती है बताइए, आग, मतलब फायर। दैट्स क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, कोड ब्लू देखने को मिलेगा, किसके लिए, कार्डियक अरेस्ट है ना, एडल्ट कुछ भी नहीं बोलता है तो कोड ब्लू जाएगा, अगर चाइल्ड है तो पिंक है, अगर एडल्ट है तो क्या बोलोगे आप, कोड ब्लू। दैट्स क्लियर। चलिए डियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया द फिंगरनेल्स बिकम स्पून शेप्ड, दिस कंडीशन इज रेफर्ड टू। क्वेश्चन पूछा कि एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, द फिंगरनेल्स में जो फिंगर जो अपने जो नेल्स है, ठीक है, तो बिकम स्पून शेप्ड मतलब चम्मच के आकार के, तो दिस कंडीशन, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन है कोइलोनाइकिया, बी ऑप्शन है पेरोनाइकिया, सी ऑप्शन है ब्लेब है, डी ऑप्शन है फेलन। बताइए ब्लेब या फेलन क्या कंडीशन है, कोइलोनाइकिया, पेरोनाइकिया, ब्लेब या फेलन। देखो पहले अपन पढ़ेंगे पेरोनाइकिया क्या, देखो पेरोनाइक किसको, देखो क्लिनिकल में इसमें क्या होगा, स्टेफाइलोकोकस ओरियस या स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है पेरोनाइकिया। फिंगर नेल्स कॉमन होते हैं तो कैन प्रोग्रेस इनटू पल्प टू फिंगर, देखो यही फेलोन। इसका मतलब देखो जो पेरोनाइकिया फेलोन तो सेम है, तो इसको गलत कैसे करेंगे, देखो ये जो फेलोन है ये तो सेम हो गया, अब क्या हो सकता है इन दोनों में से क्या होगा देखेंगे ना, यस। उसके बाद मैनेजमेंट क्या करेंगे, वार्म सॉक एंड एंटीबायोटिक फॉर माइल्ड केसेज, ड्रेनेज करेंगे पस विद एलिवेशन ऑफ द नेल स्किन फोल्ड, और सीवियर केसेज रिक्वायर इंसिजन एंड ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। कैसा होता है देखो, दिख रहा है आपको, ये पस है, क्या है ये पस का फॉर्मेशन है डियर, क्या है पस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन हो चुका है। पेरोनाइकिया बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन ऑफ लेटरल एंड प्रोक्सिमल नेल्स फोल्ड, इसको एपोनाइसियम भी बोलते हैं। दैट्स क्लियर। ये क्या था, ये एक तरह का जो पैर का जो इन्फेक्शन है, पस का फॉर्मेशन है, इसका कई बार आता है कि अगर पेरोनाइकिया वाला पेशेंट आ गया तो उसमें क्या मैनेजमेंट, यहां से क्वेश्चन आता है तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले वार्म सॉक एंड एंटीबायोटिक देंगे माइल्ड केस में। उसके बाद अगर इससे नहीं होता तो क्या देंगे अपन, ड्रेनेज करेंगे, मतलब उसको इंसिजन लगा के क्या करेंगे, एलिवेशन ऑफ नेल स्किन फोल्ड को हटाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सीवियर केसेस में इंसिजन एंड ड्रेनेज भी देखने को मिलेगा। दैट्स क्लियर। ये क्या था, इसका इंसिजन देखने को मिलेगा। अब इसके बाद क्या देखो, अब इसका मतलब ये भी होगा नहीं, ब्लेब क्या, ये पस्टूल है ना, पस ब्लिस्टर पर, इसको ब्लेब को बोलते हैं ब्लिस्टर। ये किसमें होता है, कम्युनिकल डिजीज में देखने को मिलता है,
कम्युनिकेबल डिजीज में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये भी होगा। अब होगा कोइलोनाइक। कोइलोनाइक कैसा होता है अभी बताते हैं आपको ना। यस, कोइलोनाइक क्या, देखो कोइलोनाइकिया ऑल्सो नोन एज स्पून नेल्स किसमें होता है, सीवियर एनीमिया कंडीशन में देखने को मिलता है। इज ए नेल डिजीज दैट कैन बी अ साइन ऑफ हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें आता है हाइपो, एक होता है हाइपर, मतलब अगर हाइपोक्रोमिक कंडीशन है तो इसमें क्या होता है, इसमें कोइलोनाइकिया देखने को मिलता है। स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इट रेफर्स टू एबनॉर्मली थिन नेल्स यूजुअली ऑफ द हैंड विच हैव लॉस्ट देयर कन्वेक्सिटी बिकमिंग फ्लैट, मतलब जो कॉन्वेक्स किया कैसा होगा, देखो दिख रहा है आपको, ये कॉनकेव है ना, कॉनकेव या स्पून शेप कैसा कह सकते हो, स्पून शेप का देखने को मिल सकता। ये सब क्या था, ये कोइलोनाइकिया के बारे में देखने को मिले। अब इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर अपन ने क्या पढ़ा, ए देखने को मिला। दैट्स क्लियर। चलिए ये था इसके बारे में। चलिए साथियों आज का सेशन को देते हैं आप विराम। कल इसी टाइम आपके साथ हाजिर होंगे। इस सेशन को जितना फैला सको फैलाएं, क्योंकि हर बच्चे के एग्जाम के लिए काम आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।